अच्छा, तो बचपन से आप सेल्स में हो? वो कह सकता है कि साजन खानदान के खून में सेल्स है। I heard that you married your wife within 6 days after you met her. तो सुबह निकलते थे, शाम में आते थे लड़कियां देखने? जी। बट मेरे पैदा होते हुए ही मदर को एपिलेप्सी हो गई थी। तो जब मैं 8 साल का था तो पापा गुजर गए। बट मुझे याद है मैंने आंसू नहीं बहाए थे। दैट टाइम ही वॉज बिग इनफ टू अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ एक डेथ क्या होती है। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया में एक रिवॉल्यूशन आ गया 83 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो ये कंट्री हमें वो एक मौका देती है या प्लेटफॉर्म देती है जहां हम इंडियंस को बुलाते हैं, पाकिस्तान को बुलाते हैं। हमें मार देगा पाकिस्तान, वहाँ पे बॉम्ब फूट रही है, सबसे दुनिया की वर्स्ट कंट्री हमें पाकिस्तान दिखाया गया था। इराक ने कुवैत को इन्वेट कर हल्ला बोल दिया। तो एक इराकी सोल्जर आया और उसने मुझे बोला, कुवैत बोलोगे, कुवैत ही देना, तो ये बंदूकें तुम्हारे सर में घुसाड़ दो। सत श्री अकाल जी, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पंजाबी शार्क्स, another episode, another success story of Indian who moved to Dubai 30 years ago. He's a vice chairman of Danube Group and we call him Mr. Cricket in Dubai. Let's welcome Mr. Anis Sajan. Welcome जी। सत श्री अकाल मनप्रीत जी। सत श्री अकाल जी। बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया एंड बड़ी खुशी हुई कि मैं आपके शो पर आया हूँ। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो बात करेंगे लोगों को अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। डेफिनेटली जी, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और हमारा जो ये चैनल है ये हम ज़्यादातर सक्सेस स्टोरीज़ को कवर करते हैं जो लोग स्क्रैच से शुरू करके कहीं पे पहुँचे होते हैं किसी मुकाम पे, क्योंकि वी आर वन ऑफ देम, मी एंड माई फियांसे, एंड दैट्स वाई वी स्टार्टेड बिकॉज आवर विजन वॉज टू इंस्पायर पीपल। जो लोगों को थोड़ा अंदर से कई बार होती है ना, उम्मीद ख़त्म हो जाती है, बट अगर कोई आपकी स्टोरी सुनता है या आपकी फैमिली की स्टोरी सुनता है, मिस्टर रिजवान साजन जी की भी स्टोरी सुनते हैं जब, तो वो अंदर से एक जोश आता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो दैट वाज द रीज़न एंड यू आर वन ऑफ देम जिनकी स्टोरी सुन के हम दुबई में थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता है हमें। जब हम दुबई लैंड हुए थे, मैंने आप डैन्यूब ग्रुप की पूरी फैमिली की स्टोरी देखी, जब मैंने सुनी तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। थैंक यू। अच्छा लगा सुन के और मैं उम्मीद करूँगा कि हम जो भी बात करें उसे एक इंसान का तो फ़ायदा हो। डेफिनेटली जी। और आते आते मुझे लगा आप ट्रैफिक में फंस गए थे, आप 8 मिनट लेट हुए। बिल्कुल। और इसका मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना ट्रैफिक का। मुझे पता था कि बिजनेस वे में आना है, सो आई शुड हैव एंश्योर्ड कि मैं 45 मिनट्स पहले निकलूँ। मैं आधा घंटे पहले निकला। मैं आजकल ना ये, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया पिछले 1-1.5 महीने से, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले ही निकल जाती हूँ 1-1.5 घंटा, सो दैट कोई आगे पीछे ना हो टाइमिंग। सो लोग अगर ट्रैफिक का बहाना देते कि हम ट्रैफिक में फंस गए, तो वो बहाना सही नहीं है। अगर टाइम पे आना है तो ट्रैफिक को माइंड करके आना है। सीम्स लाइक यू आर वेरी पंक्चुअल पर्सन। नो, आई एम नॉट। मैं हमेशा लेट होता हूँ फॉर वॉट एवर रीजन्स, बट आज तो यू आर ऑन टाइम। 8 मिनट लेट। चलो वो माफ़ हो गया। तो सर जी, लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी। लेट्स स्टार्ट वेयर यू स्टार्टेड। टेक अस बैक टू योर चाइल्डहुड एंड वेयर यू ग्रू अप। मुझे जितना याद है मनप्रीत, मैं पैदा तो बम्बई में हुआ था, बट मेरे पैदा होते हुए ही मुझे बताया गया था कि मदर को एपिलेप्सी हो गई थी। एपिलेप्सी को हम हमारे इंडियन ज़माने में फिट्स कहते हैं, फिट्स के जो दौरे आते हैं। तो मेरी परवरिश जो हुई थी वो मेरे नेटिव प्लेस गांव में जो गुजरात की साइड में है, मवा, वहाँ पे हुई थी। तो मेरी दादी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। उसके बाद जब मेरी मदर ठीक होकर आई तो मुझे बम्बई वापस लाया गया। तो हम रहते थे घाटकोपर एक एरिया में जो बम्बई के सेंट्रल साइड में आता है जी। उसके बाद वहीं स्कूल की फातिमा स्कूल में मैं गया। अच्छी स्कूल थी। पापा हम तीनों बच्चों को, रिजवान, शबनम जो मेरी बहन है और मुझे, तीनों को अच्छी स्कूलों में डाला। तो लाइफ अच्छी चल रही थी। और वो कहते हैं ना कि एक झटका लगना होता है। तो जब मैं 8 साल का था तो पापा गुजर गए। अब पापा गुजर गए इस बात का मुझे एहसास तब भी नहीं हुआ था, बिकॉज 8 साल की उम्र में वो कहते हैं ना कि समझ नहीं आती कि कौन घर में है कौन नहीं है, यानी वन ऐसे घर में है यानी कौन चला गया कौन नहीं। तो सिर्फ लोगों को देखा इकट्ठे होते हुए कि इतने सारे लोग आए थे, क्योंकि पापा की थोड़ी इज्जत थी और पहचान थी, तो उस वजह से काफ़ी लोग आए थे। मेरे पापा नाथानी स्टील विद्या विहार में काम करते थे बम्बई में।
तो उससे थोड़ा सा पता चला कि नहीं कुछ गड़बड़ है। बट मुझे याद है मैंने आंसू नहीं बहाए थे क्योंकि पापा जाने के बाद। और उस एज में ना आप अटैच नहीं होते फैमिली से, उस एज में आप अपनी दुनिया में होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपको खेलना होता है, बस वही दुनिया होती है आपकी। थोड़ा सा मैं इस पे डिफ़र करूँगा। मैं था तो खेलने वाला बच्चा, मुझे याद है स्कूल का बैग छोड़ के सीधा खेलने चले जाओ, बट पापा से मेरी काफ़ी अटैचमेंट थी। मम्मी से इतनी नहीं थी। जैसे मैंने बताया ना कि जब मैं पैदा हुआ तो माँ का वो दूध नहीं पिया था मैंने, तो वो उस वजह से शायद माँ से इतना अटैच नहीं था। बट मेरे पापा और मेरे बहन से मैं बहुत ज़्यादा अटैच था उस वक्त। वेरी नाइस। और इट्स नॉट ईजी, और स्पेशली जब आप छोटे होते हो, आपके सर से बाप का साया उठ जाए, तो वो सिर्फ आप नहीं स्ट्रगल करते, पूरी फैमिली स्ट्रगल करती है, आपके पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, आपके बहन भाई सब स्ट्रगल करते हैं। मुझे एक आपकी स्टोरी पता चली, यू यूज्ड टू गो टू ऑफिसेस एंड सेल लेडीज़ पर्स, एंड हाउ डिड योर जर्नी फ्रॉम सेलिंग लेडीज़ पर्स वेंट टू बिल्डिंग एन एम्पायर इन दुबई? ये मुझे याद है जब 13-14 साल के हो गए थे, तब रिजवान भाई ने यही सिखाया था कि भैया अपना अगर पॉकेट मनी चाहिए तो उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज पापा चले गए, रिजवान भाई उसी कंपनी में काम करते थे, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम करके थोड़े नॉवेल्टी आइटम्स बेचते थे रास्ते में। तो उन्होंने बताया कि ये मैं कर रहा हूँ, इससे घर तो चल जाएगा, बट अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे अगर बनाने हैं ओबियसली तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे ये एक ज़रिया बताया कि भैया आप सेल्स कर सकते हो। मुझे वो भी याद है कि पहले मैंने जो शुरू किया था वॉलेट्स के पहले, दिवाली जो होती है इंडिया में जो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, तो लाइट्स मैंने एक स्टैंड लगाया था। तो वो लाइट्स के लिए मुझे याद है वो हमारी बिल्डिंग में से मेरे दोस्त ने मुझे वो बत्ती दी थी जिसे कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला। फिर जैसे 18 साल के हुए फिर ये लेडीज़ वॉलेट्स का काम शुरू किया। अच्छा, तो बचपन से आप सेल्स में हो? वो कह सकता है कि साजन खानदान के खून में सेल्स है, जो रिजवान भाई ने शुरू किया और उसके बाद वो एक लेगेसी बन गई है। बिल्कुल सही। और मिस्टर रिजवान साजन, आप बहुत क्लोज हो मिस्टर रिजवान साजन जी के साथ, है ना? आप बहुत अटैच्ड हो, मुझे वो पता है। सो हाउ डज दैट प्ले रोल इन योर लाइफ? कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया? क्या क्या चीज़ें आपने रिजवान साजन जी से सीखी? आपने हमने पहले डिस्कस किया कि पापा जब चले जाते तो घर में सारे परेशान हो जाते या सबकी दुनिया बदल जाती है। तो उस समय वो कहते हैं ना, खुदा ने रिजवान जैसा भाई दे दिया तो पापा की कमी महसूस होने नहीं दी, बहन ने माँ की कमी महसूस होने नहीं दी, पापा ने भाई ने पापा की कमी महसूस होने नहीं दी। तो सारी घर की जिम्मेदारी जैसे उन्होंने पूरी संभाल ली। लाइक मुझे जितना याद है, मैं स्कूल जाता था, आके प्लेग्राउंड में खेलता था, पढ़ाई में कमज़ोर था, तो पूरे घर को वही संभालते थे। और बहन जो है वो पूरे घर का खाना पीना देखती थी। तो मदर का काम जैसे मैंने बताया बहन ने देखा, फादर का काम भाई ने देखा। और आपने बताया क्या सीखा, रिजवान तो मैं कह सकता हूँ अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना। बिकॉज उन्होंने पापा को जाते हुए देखा। लाइक मैं कह सकता हूँ जो पापा की जो हमारी लाइफ से कहते हिंदी में मुझे वो कहना नहीं था, व्हेन वी लॉस्ट अ फादर एट दैट टाइम ही वाज बिग इनफ टू अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ एक डेथ क्या होती है। तो और वो क्लोज भी थे पापा से। तो उस टाइम पे वो जो उन्होंने पे बीती है वो हम सब पे नहीं बीती, लेट मी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो उस टाइम पे उन्होंने जो संभाला और घर को साथ में लेके चले, साथ में मेहनत किया, रात में 9 बजे आते थे काम पे, लेकिन घर में वो रोजी रोटी की कमी होने नहीं दी। That's a blessing. ओह, वेरी ब्लेसिंग। वो कह सकते हैं कि ऊपर वाला शायद मेहरबान था कि आई वाज बोर्न इन दिस वंडरफुल फैमिली। और रिजवान सर का ना ऑरा इज सो स्ट्रॉन्ग। मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया कुछ वीक्स पहले,
एंड मैं उनके साथ 1 घंटा बैठी, 1 घंटे में मैं ऐसी पंप होगी। मैंने कहा, राजवान सर ने ना पॉडकास्ट के बीच में एक बार ये बोला, मैंने उनको बोला कि मेरी भविष्यवाणी करो, है ना, कि मैं क्या कर सकती हूँ। सर ने ऐसे बोल दिया कि तुम डेवलपर बनोगी, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। जिस दिन से उन्होंने बोला है ना, मैंने घर पे जाके विजन बोर्ड पे लगा दिया है, आई एम अ डेवलपर and I am running a successful development company and I have multiple projects. Every day मैं manifest कर रही हूँ, उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दिया। अब मैं डेवलपर बनने वाली हूँ और उसका सारा क्रेडिट रिजवान सर को जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ मेरे दिमाग में डाली। उस दिन से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था मैं डेवलपर बन सकती हूँ, जब मेरा थॉट भी नहीं था। तो वो बहुत पावरफुल ऑरा है उनका, मतलब उनके मुंह से निकल गया, दैट मीन्स वो मेरे अंदर वो आग बलने लगी कि हाँ सर ने बोल दिया है तो मैं बन के दिखाऊंगी अभी। सो वही, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड, यू आर वेरी ब्लेस्ड कि वो आपके भाई है जिनके साथ आप मोस्ट ऑफ द मतलब ईयर्स ऑफ योर लाइफ आपने स्पेंड की है। देखो, मैंने 1 घंटा स्पेंड किया तो मुझे इतनी एनर्जी मिली। इमेजिन यू हैव सच अ ब्लेसिंग इन योर होम कि आप उनसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। आई विश मेरे पास उतने घंटे होते, उनके साथ स्पेंड करती मैं। तो या, और दूसरी बात अभी आपकी, लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली मैरिज। आई हर्ड दैट यू मैरिड योर वाइफ विद इन 6 days आफ्टर यू मेट हर। हाउ डिड दैट हैपन? बिकॉज इट्स अनरियल। यू नो, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो एक होता है ना, एक इन्फैचुएशन हो जाता है लड़की का। तो मुझे, आई डोंट नो उस दफ़ा इन्फैचुएशन वर्ड पता भी था कि नहीं, बट एक लड़की के साथ मैं डेट कर रहा था और रिलेशन अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। ये दुबई की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो हो नहीं पाया फॉर रीजंस मैं नहीं कहना चाहूँगा, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, बट उनके फादर को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं ये लड़की इवन दो शी वॉज अ मुस्लिम नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज मैं अलग कास्ट से हूँ, मुस्लिम्स में भी अलग अलग कास्ट होते हैं, तो नहीं दिया। तो मैं बन गया देवदास उसके बाद। तो वो एज, वो एक क्रिटिकल एज होता है, वो एवरीबडी गोज थ्रू दैट। कोई स्ट्रांगली ले लेता है, कोई थोड़ा सा मेरे जैसा देवदास बन जाता है। तो बन तो गया था मैं देवदास। तो भाई ने बोला मेरे भाई को सही लाइन पे लाना पड़ेगा, वरना ये दिन भर काम नहीं करेगा और ऐसा लट्टू बना के रहेगा। तो हम चले बम्बई इसकी शादी कराने के लिए, तो मेरी शादी कराने के लिए। तो सुबह निकलते थे, शाम में आते थे लड़कियां देखने। जी, यानी वो फैमिलीज के थ्रू कि भाई शादी करनी है, अरेंज मैरिज। और तब हम कह सकते हैं कि डैन्यूब इतना सेटल भी नहीं था, ठीक ठाक था। मुझे याद है 96 की हम शुरू किए थे, 92 एंड में, यानी 4 साल भी नहीं हुए थे। तो मई में हम आ गए थे इधर लड़कियां देखने, ब्रेक ऑफ के बाद मेरे। तो सुबह जाते थे, एक लड़की देखते थे, 2 लड़की देखते थे। दिस साउंड्स सो फनी। 39 लड़कियां देखी। 39? जी। स्वयंवर करवाया आपने? है ये कह सकते हैं स्वयंवर कराया। तब पता भी नहीं था क्या क्या बात करना। मुझे याद है एक लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया था ये बोल के कि आप नाइट क्लब जाते हो, दुबई में बड़े अच्छे नाइट क्लब होते हैं। और उस समय मुझे नाइट क्लब को पता भी नहीं था कि नाइट क्लब क्या होता है, तो मैं नहीं जाता। तो उसने मुझे तो नहीं बोला, उसकी मम्मी ने बोल दिया सॉरी हमारा ये रिश्ता नहीं होगा। तो मुझे, क्योंकि आप नाइट क्लब नहीं जाते, आई गेस वही रीज़न होगा और क्या होगा। बट दैट हर एक का अपना अपना चॉइस होता है। जैसे मैंने कुछ लड़कियों को ना कहा फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे मेरी बहन जैसी लड़की मिलनी चाहिए, एकदम घर को भी संभाले, खाना बनाना आवे, मुझे प्यार भी करे, सब अपना अपना। मैं सोच रहा था कि नहीं मेरे लिए ये वो करे। तो फिर जैसे आपने बताया कि देख तो ली लड़की, अभी हो नहीं रही है। फिर फाइनली रूबी आ गई, जो लास्ट लड़की देखी, और वो मैंने जो पूछा उसके सब जवाब हाँ हाँ कहा कि मैं ये करूँगी, हाँ खाना बनाऊँगी, बोला खाना करूँगी, बच्चों का ध्यान दोगी, बोला हाँ दूँगी, घर की बहू बन के रहोगी अच्छे से, बोला बन के रहूँगी। तो बोला यार इससे बेटर लड़की क्या चाहिए। इमीडिएटली भाई को हाँ बोल दिया। फिर 6 दिन में भाई ने बोला अभी वापस कहाँ जाएंगे, ये उसी दिन मीठा मुँह किया और 6 दिन में शादी हो गई। 6 दिन लड़की इन जैसे कहते हैं ना। ओह दैट्स इनसेन, बिकॉज आजकल के ज़माने में आप 6 साल भी साथ में रहो तभी भी आप नहीं समझ पाते किसी को, है ना। और इट्स वेरी स्कैरी व्हेन इट कम्स टू मैरिज। एंड यू बीन मैरिड फॉर 27 years एंड आई एम प्लानिंग टू गेट मैरिड वेरी सून। एनी टिप्स फॉर सक्सेसफुल मैरिज? आई एम ग्लैड आपने मुझसे ये सवाल पूछा। मैंने जब शादी की मैं 24 साल का था और रूबी 22 साल की थी। और मुझे जितना, जैसे मैंने पहले बताया कि सब मेरा चाहिए था,
मी, मुझे ये चाहिए, मुझे Selfish. यू कैन यूज द वर्ड सेल्फिश. इट वाज ऑल अबाउट मी, इट वाज नेवर अबाउट वी. यानी हम नहीं, मैं, मुझे ये चाहिए, मुझे खाना चाहिए, फलाना चाहिए, अमका चाहिए, ढिमका चाहिए. लेकिन जैसे वक्त गुजरा और मुझे उसमें बहुत टाइम लगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मैं 24 के था, आई थिंक 10-15 साल निकल गए टू अंडरस्टैंड कि मैरिज इज़ नॉट अबाउट ओनली मी, इट्स अबाउट वी. स्पेशली एक लड़की जो होती है यार, हमारे जो कल्चर में होता है, जो इंडियन कल्चर या स्पेशली हमारे एशियन कल्चर में जो होता है, उसमें लड़की जो होती है वो माँ बाप के घर से आती है. वो एक हर कल्चर में होता है, बट हमारे कल्चर में ज़्यादा ये है कि वो प्यार से रहती है माँ बाप के साथ, और वो एक्सपेक्ट मतलब वो उम्मीद करती है कि उसे भी उसी तरह का प्यार मिले. तो मुझे जितना याद है, मैंने वो प्यार बिल्कुल रूबी को नहीं दिया था उस वक्त. जैसे मैंने बताया, सब मैं था. विद टाइम आई रियलाइज कि वो एक दूसरे घर से आपके घर में आ रही है, तो उनको अगर आपको खुश रखना है और वो भी आपको अपने पापा के जैसे प्यार करें, तो उसके लिए आपको अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा. यू विल हैव टू बिकम हर फादर एंड लव हर. व्हेन आई से फादर एंड लव हर, मतलब पापा जैसा प्यार देना पड़ेगा तो वो अपनी बनेगी, वरना वो अटैचमेंट कभी नहीं होगा. बिल्कुल सही. और हमारी कम्युनिटीज़ में ना, एशियन कम्युनिटी में हमें समझाया नहीं जाता, वाइल ग्रोइंग अप हमें सिखाया नहीं जाता कि जब कोई नई लड़की शादी करके आपके घर में आती है, यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू मेक हर फील कंफर्टेबल, बिकॉज शी इज़ लीविंग एवरीथिंग एंड शी इज़ एंटरिंग इनटू योर फैमिली वेयर एवरीबडी एल्स इज strangers to her except you. You are her partner, you are the only one she is connected to. तो कई बार हमारी कम्युनिटीज़ में ना ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती. गारंटेड ले लिया जाता है कि हाँ आगे शादी करके इट्स नॉर्मल, हो जाओ सेटल्ड, है ना. तो वो लड़कियों को बहुत ट्रॉमास के थ्रू जाना पड़ता है. इट टेक्स ईयर्स फॉर गर्ल्स टू गेट कंफर्टेबल, और मोस्ट इंडियन और एशियन वुमेन डोंट टॉक अबाउट इट, बिकॉज उनको लगता है कि हमारी माँ ने किया है, हमारी दादी ने किया है, तो हमें भी यही करना है. सो I am going through that phase, but luckily my family, my in-laws and my fiance is more supportive. So I think world is changing. अगली generation थोड़ी सी more relaxed हो जाएगी. But you, as you said, you realized after 15 years. Yes, and जैसे आपने कहा कि सिखाया नहीं जाता है, probably I wouldn't like to blame anybody, but blame myself कि मैं excuse नहीं दे रहा हूँ कि मैं 24 साल का था, but उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि सिर्फ अपना आप सोच रहा था. लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं सोचा जो बाहर से आती है. तो यू हैव टू मेक अ कंफर्टेबल. ट्रू. तो आपको अपनी वाइफ को समझने के लिए 15 साल लगे. तो आपकी उस बीच में गाड़ी कैसे आगे चली? अच्छा होगा आपने ये भी सवाल पूछ लिया. 2 साल के बाद अजहर पैदा हुआ, जो मेरा पहला बेटा है, और उसके 3 साल बाद साहिल, जो मेरा छोटा लड़का, पैदा हुआ. तो इतना कह सकता हूँ कि आई वॉज वंस अगेन सेल्फिश कि बच्चे मेरे, मुझे सिर्फ प्यार करना है तो सिर्फ बच्चों को करना है. बट एक चीज़ का एहसास हो गया कि बच्चे माँ के बगैर रह नहीं सकते, बिकॉज माँ भी उतना ही प्यार करती है. और मैं ये कहूँगा कि जब लड़के होते तो माँ से ज़्यादा अटैच्ड होते. उस टाइम पे रूबी ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को संभाला और अभी तक माशाल्लाह संभाल रही है. तो आपने मुझे पूछा कि हमारी गाड़ी कैसे चली. मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चों ने हमें एक साथ जुड़ा के रखा. मैं ये कह सकता हूँ कि 8 साल की उम्र में शायद अजहर बहुत समझदार हो गया था कि अगर हमारी लड़ाई होती थी तो वो बोलता था, पापा मम्मी खामोश हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा. अच्छा. और उसी तरह साहिल भी. तो ये क्रेडिट मैं दोनों बच्चों को देना चाहूँगा, रूबी को देना चाहूँगा ज़्यादा देन अपने आप को, कि उन्होंने कैसे माहौल को संभाला और हमारी लाइफ आगे चली. आपके दोनों बेटे बहुत स्मार्ट है. मैं उनको एक बार मिली हूँ एट योर प्लेस, आई थिंक दिवाली पार्टी थी, कोई पार्टी थी. दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग इन्वॉल्व इन योर बिजनेस. टेल अस मोर अबाउट दैट कि वो कैसे आगे लेके जा रहे हैं बिजनेस को. स्मार्ट तो चलो बच्चे होते ही आजकल के बच्चे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राउंडेड है. मैं ये इसलिए कहूँगा क्योंकि जब एक ब्रांड मिल जाता है एज अ डैन्यूब या एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो समटाइम्स यू लूज़ योर फुटिंग, अपनी तुम शायद हवा में उड़ने लगते हो. तो मैं कहूँगा कि ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों बच्चे ग्राउंडेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक दूसरे से यूनाइटेड है. अगर मुझसे आप कहोगे कि आपने अपने पेरेंटहुड में सबसे ज़्यादा अच्छा काम क्या किया, तो मैं कहूँगा कि जो रिजवान और अनीस की छाप है वो बच्चों में मैंने प्रॉब्ली एफर्ट डाली.
और वो दिखाया कि नहीं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वैल्यूज़, जो आप वैल्यूज़ देते हो ना, जो वो वाइल ग्रोइंग अप बच्चे देखते हैं वही बड़े होके बनते हैं। एंड जब मैं उनको पहली बार मिली तो मुझे पहली बार तो मुझे पता ही नहीं चला कि दे बोथ आर योर सन। दे आर सो ग्राउंडेड, सो सिंपल। दे केम टू अस, दे मेट अस, लाइक उन्होंने खुद आके हमें हेलो हाय बोला। नहीं तो लोगों को होता है ना कि एटीट्यूड आ जाता है, वी आर फ्रॉम डैन्यू फैमिली, सो वाई वुड वी गो टू कम टू यू एंड से हाय। दे हैड नथिंग लाइक दैट। बाद में मुझे इवेंट के बाद पता चला दे आर योर सन। सो इट वाज लवली मीटिंग देम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू पॉडकास्ट विद देम बिकॉज आई वांट टू नो देयर आइडियाज़। यंग ब्रेन्स क्या सोच रही है, उनके क्या आइडियाज़ है। आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट। शुक्रिया। टचवुड, जैसे मैंने बताया कि माशाल्लाह सबसे अच्छी चीज़ है कि दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि अगर कुछ किसी को बाहर निकलना हो तो पहला वाला बोलेगा जाने दो मम्मी पापा, मैं हूँ, या दूसरे को जाना हो तो पहला वाला बोलेगा कि जाने दो, और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। लेट आया, आ गया पापा, आ जाएगा मम्मी, आ जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं। दैट्स अमेजिंग। नहीं तो दो भाइयों में तो बहुत डिफरेंसेस होते हैं, स्पेशली हाँ, दे डोंट, मोस्ट brothers don't like each other, and आपके और रिजवान साजन जी की story is totally opposite. Even your son, tell us more about that relationship between you and Rizwan sir and both of your son. मेरे भाई क्लोज है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये सबको पता है। बट ये भी लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग दोनों चीज़ एंड चौक की तरह अलग है, लाइक पोल्स अपार्ट है। ही इज़ अ हैप्पी गो लकी पार्टी पर्सन हु लाइक्स टू वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड। मुझसे आप कहोगे तो मैं अपने आप को हैप्पी गो लकी तो नहीं कहूँगा। आई एम एन इमोशनल टाइप का बंदा हूँ, जिसके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट रखते हैं, फैमिली इंपॉर्टेंट रखती है, और मेरे लिए पार्टी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पे इज़ दैट हम दोनों एक है, लेकिन हमारे नेचर बहुत अलग है। इंटरेस्ट अलग है आपके। वो पार्टी में मिलेंगे और उसी टाइम पे आप योगा स्टूडियो में मिलेंगे। नहीं, मैं रात में योगा नहीं करता। व्हाट आई मीन टू से इज दैट आई लाइक टू स्पेंड टाइम मोर विथ माय बॉयज एंड माय फैमिली। और उसी तरह जो दोनों बच्चे भी है, ये भी दोनों अलग है। अगर आप मुझसे कहोगे कि अजहर, मैं कहूँगा कि रिजवान की छाप है बड़े भाई की, और साहिल जो है वो तो कह सकते हैं कि जेरोक्स कॉपी निकला है अनीस साजन का। Oh, that's amazing. द वे ही टॉक्स, द वे ही वॉक्स, कपड़े भी मेरी तरह पहनता है, लाइक मेरी जैसे ऐसे फंकी कलर्स नहीं पहनता है, बट हम लोग एक दूसरे के कपड़े शेयर करते हैं। बट ही एग्जैक्टली लुक लाइक यू, लाइक डिट्टो, आई वुड से कॉपी। लाइक नॉट ओनली लुकिंग, जैसे मैंने बताया, बात करने का स्टाइल, वॉक करने का स्टाइल, और जैसे कहा ना कि माँ बाप सीखते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें सीखिए, जो कुछ मेरी जो फ्लॉज है, जो मेरा टेम्पर कभी कभी मैं खो देता हूँ, वो सीखिए। तो वो आई फील ये जैसे आपने कहा कि बच्चे सीखते हैं, तो उसमें ये चीज़ें उसने सीखी है। एंड व्हेन आई सी हिम, लाइक कल एक मीटिंग हो रही थी ऑफिस की, तो ही टॉक्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही बात कर रहा हूँ। That's so amazing. Feels good, right? I'll Being love a it. father. And अजहर की जो बात करूँ, वो एज अ टीम मैन है। हैविंग सेड दैट, नॉट दैट साहिल इज नॉट अ टीम मैन, बट मैंने बताया जो कैरिस्मा है, जो ऑरा है अजहर का, जी, अल्लाह करे, भगवान करे, सबको ऐसे बच्चे मिले। amazing. That's a blessing. Having good kids is a blessing. आजकल आपको जमाना पता है. You're known as Mr. Cricket in Dubai. What is your passion about cricket? Everybody knows that you're crazy about cricket. Tell us more about that. 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, जो मैं बात कर रहा हूँ आज से कितने 40 ईयर्स हो गए, तकरीबन 41 ईयर्स हो गए। सो तब से क्रिकेट का शौक था। मेरे बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड था, तो क्रिकेट ही खेलता था। बट वो इंडिया में एक रिवॉल्यूशन आ गया 83 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। आई परस्यूड माई पैशन। ओके, तब तो पैसे नहीं थे, तो सिर्फ ग्राउंड में जाके खेलते थे। उसके बाद जब दुबई आए तो थोड़े पैसे आए, तो अपनी खुद की टीम बनाई। मेरे पास क्रिकेट खेलने के लिए 30 लड़के थे, मैंने सिर्फ क्रिकेट के लिए रखे थे। तो मैं ये चाहता था कि यूएई जो है वो रोड मैप पे आए, यानी रोड मैप पे एक कंट्री एज अ पहचानी जाए, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, यूएई भी एक रिकग्नाइज की जाए। तो वो मेरे पास फैसिलिटीज़ थी, तो मैंने की वो, और अपना पैशन जिया। एक तो हो गया क्रिकेट टीम बनाए, दूसरा कोई भी इंडिया का मैच होता था, सुबह 3 बजे भी उठता था, तो मैं उठ के देखता था। तो भाई बोलते थे क्या हो रहा है भाई, 3 बजे सुबह उठ के मैच सुनेगा तो काम कैसे करेगा। बट वो कहते हैं ना कि क्रिकेट मेरा प्यार था,
और उनके लिए बिजनेस उनका कारोबार था। बिल्कुल सही जी। तो यही है बस। उसके बाद वो क्रिकेट से प्यार हो गया और वो मिस्टर क्रिकेट का टैग लग गया। हाँ, और दुबई में जब भी कोई क्रिकेट की बात आती है ना, स्पेशली हमारी एशियन कम्युनिटी में कोई क्रिकेट की बात करते हैं तो आपका नाम जरूर आता है, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट आप बिखर जाते हो जब क्रिकेट की बात आती है। एंड स्पेशली जब भी कोई पाकिस्तान का और इंडिया का मैच होता है ना, और आप ही के घर पे महफिल लगती है उस दिन। अब वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम इंडिया में ये मैच पॉडकास्ट नहीं कर सकते जहाँ पे हम पाकिस्तानीज को लेकर आए, या पाकिस्तान में नहीं कर सकते बिकॉज हम अलग अलग कंट्री में रहते हैं। तो ये कंट्री हमें वो एक मौका देती है या प्लेटफॉर्म देती है जहाँ हम इंडियंस को भी लाते हैं, पाकिस्तान को भी लाते हैं, मैच देखते, मैच का मज़ा लेते हैं, थोड़ा बैंटर होता है, उसके बाद घर चले जाते हैं अपने अपने हाथ में हाथ डाल के। ओके, उस दफ़ा दुख होता है कि इंडिया हार गई, जो अगर इंडियन होगा पाकिस्तान को पाकिस्तानी, बट फाइनली वी बिकम एज फ्रेंड्स एंड गो। सो वो सबसे बड़ा एक मौका मिलता है, तो इस वजह से मैं रखता हूँ। आपका इस पे क्या कहना है? देखो, हमारी कंट्रीज़ में जब मैं इंडिया में रहती थी ना, तो मेरे दिमाग में डाला गया था कि पाकिस्तान तो बहुत बुरा है, पाकिस्तान तो गलत है, हमें मार देगा पाकिस्तान, वहाँ पे बॉम्ब फूट रहे हैं, सबसे दुनिया की वर्स्ट कंट्री हमें पाकिस्तान दिखाया गया था। और यहाँ पे आके मुझे पता चला कि दे आर जस्ट लाइक अस, खाना भी हमारे जैसा, पीना भी हमारे जैसा, पहरावा भी हमारे जैसा, और दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। आई हैव वेरी गुड पाकिस्तानी फ्रेंड्स। आप यहाँ पे 30 साल से रह रहे हो। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद पाकिस्तानीज हु आर लिविंग इन दुबई? जैसे आपने बताया कि रहना उठना सब अपनी तरह ही है, तो हमसे बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे आपने बताया कि हमारे दिमाग में ये डाला गया था बचपन में न्यूज़ मीडिया से, जो कहते हैं ना, उस ज़माने में सोशल मीडिया तो नहीं था, टेलीविज़न में जो न्यूज़ आते थे कि नहीं पाकिस्तान में ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, उसी तरह पाकिस्तान मीडिया में भी यही डाला गया है इंडियंस के बारे में कि नहीं इंडिया वाले अच्छे नहीं हैं। तो ये मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा, मीडिया को ब्लेम करूँगा कि जो स्पेशली जो इंडिया और पाकिस्तान में पले बड़े हैं उनको के दिमाग में डाला है। तो जब मैच होता है, अरे नहीं हमको पाकिस्तान को हराना है, अरे इंडिया वाले पाकिस्तानी वाले ने हमको वर्ल्ड कप नहीं जीतने, हमें इंडिया को हराना है, ये सोच के आते हैं इंटेंशन। बट दुबई के जो बच्चे हैं जो यहाँ पले बड़े हैं, उनके दिमाग में ये मेंटालिटी नहीं है, बिकॉज वो बचपन से उनके साथ बड़े पले हैं। और उन्होंने देखा है कि भाई सारे बच्चे माशाल्लाह एक ही है। तो ये इंडिया पाकिस्तान तो हमने वो कहते हैं ना कि सिर्फ एक न्यूज़ की तरह बना गया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि दीवारें तोड़ दो। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि क्रिकेट इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम पुल बनाएं या ब्रिज बनाएं और सारे दीवारें तोड़ दो। ये आई थिंक मेरा बिलीव है, शायद आप हर किसी का अपना ओपिनियन है। मेरे आई फील इट्स पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अनफॉर्चुनेटली यू नो व्हाट, मुझे पॉलिटिक्स की इतनी समझ तो नहीं है, बट ये कह सकता हूँ कि जैसे आपने कहा कि पॉलिटिक्स है, बट हमें इग्नोर करना चाहिए। और भगवान ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, ये सब चीज़ के पीछे हम भाग के सोचेंगे कि ये सही नहीं है ना वो सही नहीं है, तो ना अपना भला होगा ना सामने वाला का भला होगा। बिल्कुल सही। वी शुड फोकस ऑन आवर सक्सेस, आवर करियर्स एंड फैमिलीज। दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड। बट हमारी कंट्रीज़ में ना बहुत सारे लोग जो बैठे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनका काम में ध्यान कम है, इन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा है। सो वहाँ पे मीडिया अपना पैसा कमा रहा है क्योंकि उनके दिमाग में डाल रहा है। सही बोला। सद्दाम हुसैन चेंज्ड योर लाइफ, हाउ? मैं इंडिया में जब था, ये जो काम कर रहा था वॉलेट्स का, तो रिजवान भाई ने मुझे तब कहा कि कुवैत में आ जाओ, मैं यहाँ 10 साल से हूँ, लाइफ यहाँ बेटर है बम्बई से। तो मैंने बोला नहीं यार मुझे नहीं आना, मैं ठीक ठाक कमा रहा हूँ। मैं बोला भाई एक बार तो आ जा। बोला ठीक है, भाई को कैसे मना कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने बताया कि भाई मेरे लिए सब कुछ थे। तो मैं चला गया 2 जनवरी 1990, पहली बार जहाज में बैठा था, एयरक्राफ्ट में। कुवैत तो पहुंच गया। कुवैत पहुंचने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। मैं रोज़ अपने आप को और बड़े भाई को कोसता था कि कहाँ बुला लिया मुझे, बिकॉज आई मिस माई फ्रेंड्स। मेरा जो स्कूलिंग के बाद जो कॉलेज था वो मैंने छोड़ दिया था। सिंस मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं अपना 12th करके निकल गया था कुवैत के लिए। तो कॉलेज लाइफ का जो फ़न होता है, यू नो, लड़कियों के साथ घूमना, वो टाइम स्पेंड करना, वो सब मिस कर रहा था। डेली भाई को बोलता था यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे वापस जाना है। तो ये तो नहीं कहना चाहिए मुझे पॉडकास्ट पे हो, बट फिर भी कह दूंगा कि 2 जनवरी को मैं कुवैत आया। 2 अगस्त को
इराक ने कुवैत को इन्वेड कर दिया। इन्वेड का मतलब है कि एक बोलता ना कि हल्ला बोल दिया। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो जो भी हुआ था, तो सद्दाम हुसैन इराक के लीडर थे, तो 2 घंटे में कुवैत पे कब्जा कर लिया। तो वहाँ पे हम फिर भी 2 महीने थे, भाई और मैं, क्योंकि निकलना इतना आसान नहीं था। तो रिजवान भाई ये कहते थे कि भैया अभी काम नहीं है तो कुछ रोजी रोटी कमानी पड़ेगी। तो वो तेल बेचते थे और मुझे बिठाते थे कि तुम भी तेल बेचो। तेल मतलब जो गाड़ी का ऑयल होता है। अच्छा। क्योंकि गाड़ी के ऑयल चेंज करने, बिकॉज सारे गराज तो बंद है ना, तो खुद से चेंज करना पड़ता था। तो सिंस एक बात निकली, मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मेरा एक लाइफ का वो एक्सपीरियंस था कि जब मैं वो बेच रहा था तो एक इराकी सोल्जर आया और उसने मुझे बोला ये कितने का है? तो मैं बोला 5 दिनार का है। कुवैती दिनार को दिनार कहते थे और मुझे नहीं पता था कि इराक को भी दिनार कहते हैं। तो बोला कौन सा दिनार? तो मैंने बोला कुवैती। 18 साल का था मैं। तो उसने बोला दिस इज़ नॉट कुवैत एनी मोर, दिस इज़ इराक। आइंदा अगर तुम कुवैत बोलोगे, कुवैती दिनार, तो ये बंदूकें तुम्हारे सर में घुसाड़ दूंगा। ओह शिट। एंड आई मीन इट, ये फैक्ट बता रहा हूँ। तो मैंने बोला भैया ये तेल जो है कुवैत में था ही नहीं, ये इराक में पैदा हुआ है, तब थोड़ी बत्ती जली। ये इराकी है, गलती से निकल गया साहब। अच्छा, तो इराक ने टोटली टेक ओवर कर लिया था कुवैत को? बिल्कुल 2 घंटे में। माय गुडनेस। तो वो टैंक्स जारी है, इट वाज लाइक अ वॉर का माहौल। दैट्स और वो हॉरिबल। लोग बहुत बुरी तरह मार रहे थे कुवैतीस को। लेकिन हम कह सकते कि हम लकी थे कि हमें कुछ हुआ नहीं। जैसा मेरे साथ वो हादसा हुआ तो लकीली निकल गए। एक और सिंस कुवैत से बात निकली, अब शेयर करूँगा। तो उस समय ईमेल वगैरह तो था ही नहीं, जो भी होता था टेलीफोन, तो टेलीफोन सब काट दिए थे। तो ज़्यादा था लेटर से लोग भेजते थे, हम लोग। तो लेटर भी अभी पोस्ट बंद। तो रिजवान भाई ने क्या किया कि इंडियन एम्बेसी में एक ऐसा छोटा सा टेबल लगाया और मुझे बोला तुम टेलीग्राम लो लोगों के। मैं टेलीग्राम लूँगा अपने इंडियंस के, वो जाएंगे ड्राइव करके बसरा और वो डिलीवर करके आएंगे। तो वो सोशल सर्विस तो थी, बट वो रिस्क ले रहे थे। इराक तक ड्राइव करके बसरा में 4 घंटे की ड्राइव थी, जैसे यहाँ से ओमान जाना है। रिजवान सर जी, उन्होंने ये भी किया है? जी। माय गुडनेस। तो उसका हम 1 दिनार चार्ज करते थे, बिकॉज आने जाने का खर्चा है। मतलब आप वॉर के बीचों बीच भी बिजनेस कर रहे थे वहां पे? आप कह सकते हैं इसको बिजनेस, मैं उसको बिजनेस की तरह नहीं देखूंगा। आई बिलीव कि तुम्हारा पेट पालने के लिए, यार रोजी रोटी तो खत्म हो गई थी ना, बिल्कुल तो सही। ऊपर से तो पैसा नहीं आएगा ना, तो कुछ तो कमाना है। और वो बड़ा रिस्क लेके जा रहे थे ड्राइव करके, क्योंकि चेक पोस्ट रास्ते में आते हैं। कभी किसी ने मार दिया या कुछ कर दिया, तो इसलिए मैं बिजनेस नहीं कहूँगा। रिस्क है तो इश्क, वो एक पिक्चर के डायलॉग है, बट वो लेते थे रिस्क। कहते हैं ना पापी पेट के लिए आप कुछ भी करते करना हो। पड़ता है। तो मैं ये टेलीग्राम लेता था, वो जाके देकर आते थे। तो ये और एक एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद 2 महीने के बाद टाइम ऐसा आया कि वॉर होना था, पता चलने आया था, बिकॉज हालात ठीक नहीं हो रहे थे। अगस्त में इन्वेजन हुआ, हम अक्टूबर तक थे, तो तब भी कुछ नहीं हुआ। और इंसिडेंटली आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम निकले भी कुवैत से के लिए 2 अक्टूबर को। अच्छा, आज भी 2 अक्टूबर? जी। क्या बात तो है। लोग वो फिल्मों के साथ कनेक्ट करते हैं, मुन्ना भाई के साथ 2 अक्टूबर या दृश्यम के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं कहूँगा कि मेरी लाइफ से 2 अक्टूबर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो हम कुवैत से राधा गए बसरा ड्राइव करके। एक इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया। उसके बाद एक एयरफोर्स प्लेन से हम 2 अक्टूबर को लैंड हुए। My goodness, I Mumbai didn't know में। this story. Yeah, this is something very true and it has a very significant life. तो जैसे आपने कहा ना कि सद्दाम हुसैन ने क्या रोल प्ले किया, ये रोल किया कि वो कुवैत नहीं आते तो हम शायद दुबई में नहीं आते। बिल्कुल सही, आप छोड़ते नहीं कुवैत और आप कभी दुबई नहीं लैंड। और रिजवान भाई तो अच्छा कमा ही रहे थे वहाँ पे, वो अलग बात है, मुझे नहीं पसंद आता। आई डोंट नो वो टाइम कहाँ ले जाता मुझे, बट इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सद्दाम हुसैन हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ फॉर मी टू ब्रिंग टू दुबई। Amazing. It's a blessing.
बट जो हुआ कुवैत में वो बुरा बुरा हुआ। था। यू नो व्हाट, अगर मैं ये कहूँगा कि नहीं मेरे लिए ब्लेसिंग है, लोगों के लिए नहीं, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत कुवैतीस मारे गए और बहुत इराकी सोल्जर्स भी मारे गए। तो वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। एग्जैक्टली। लेट्स टॉक अबाउट योर बिजनेस इन दुबई नाउ। आपने लाइटें बेच के, पटाखे बेच के, पर्सेस बेचने के बाद यू हैव बिल्ट एन एम्पायर इन दुबई, and you are known for selling the best jet spray in the country, and a lot of people in western countries and European countries don't even know what is jet spray because they don't have that. Explain that and let's tell them what is jet spray. वेल जैसे आपने कहा कि मैं दुबई तो आ गया, उसके बाद कुवैत के बाद बम्बई चला गया, क्योंकि हम लोग बम्बई में थे। फिर भाई निकल गए गल्फ़ की तरफ, बिकॉज उन्होंने 10 साल काम किया था गल्फ़ का में कुवैत में, तो वो दुबई की तरफ आ गए। फिर मुझे बोला अनीस यार तुम्हें आना है, और तब उसके पहले मैं यूरेका फॉब्स में काम करता था, जहाँ वाटर फिल्टर बेचता था डोर टू डोर। तो वहाँ पे मैं 20-25 हज़ार रुपये 1990 में कमाता था, बिकॉज वो कमीशन पे होता था जितना वाटर फिल्टर बेचो। और लकीली जैसे मैंने कहा ना कि सेल्स खून में था, तो वो एक स्टाइल के बिक जाता था। और ऊपर वाले का मैं कहता हूँ हमेशा मेरे ऊपर हाथ रहा है, तो मैं कस्टमर के पास जाऊँ, भले तुम 50 घंटी बजाओ, उसमें 1 ना 2 कस्टमर ले लेते थे। तो मैं ज़्यादा यूरेका फॉब्स के बारे में इतना नहीं बोलूँगा, खाली इतना कहूँगा कि यूरेका फॉब्स ने मुझे वो रिजेक्शन ऑफ कार्ड सिखाया कि तुम्हें कोई अगर दरवाज़ा तुम पे बंद कर दे तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। बेसिक रूल्स ऑफ सेल्स सिखाया वहाँ। एग्जैक्टली। तो फिर आ गए दुबई, भाई ने बोल दिया, तो बोले चलो यार ये बार तुम्हें कुवैत से बेटर है। तो जैसे मैं लैंड हुआ दुबई में, रिजवान भाई मुझे लेकर गए सीधा करामा, वहाँ पे कामत रेस्टोरेंट में डोसा खिलाया और मुझे दिखाया और मुझे पूरा वो इंडियन माहौल दिखाया। तो क्यों उसने लेके गए, बिकॉज वो वाज वेरी स्मार्ट कि अनीस फिर से कहेगा नहीं कि मैं भाग जाऊंगा मैं कहीं भाग ना जाए। ही वांटेड टू मेक मी फील कि कुवैत से थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे इंडियन माहौल है, एंड वाकई में था। तो मुझे अच्छा लगा 2 दिन। फिर बोला कि देख बेटा मैं प्लाईवुड का बिजनेस करता हूँ, यानी प्लाईवुड का सेल्स करता हूँ, आप क्या करना चाहोगे? बोले मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। तो बोले चलो तुम बाथरूम प्रोडक्ट्स कुछ शुरू करो। तो उन्होंने मुझे मार्केट में भेज दिया, बोला जा बेटा देख ले क्या उधर अंडरस्टैंड कर सकते हो मार्केट से। तो मैंने देखा कि बाथरूम में यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग टॉयलेट स्प्रे यूज़ करते हैं, जिसको यहाँ पे हम शत्ताफ बोलते हैं। दुबई की लैंग्वेज में शत्ताफ है, इंडिया में जेट स्प्रे कहते हैं, पाकिस्तान में उसको मुस्लिम शावर कहते हैं, और यूरोप में उसको बिडेट स्प्रे कहते हैं। तो मैंने शुरुआत अपनी उससे की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ एक नेसेसिटी है, बिकॉज तब बम्बई में ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। क्यों नेसेसिटी है? बिकॉज फॉर नेचर्स कॉल यू नीड अ जेट स्प्रे। और हमें इसका एहसास तब होता है जब हम कोई गोरे कंट्री में जाओ जहाँ पे तुम्हें वो टिश्यू पेपर यूज़ करना पड़ता है। Trust me, it was never a pleasant experience. And you feel constipated. एक तरह ऐसा लगता है कि टॉयलेट ही नहीं जाए। बिल्कुल सही। तो मेरी शुरुआत ये शत्ताफ से शुरू हुई, और उसके बाद इट गेव विंग्स टू अदर प्रोडक्ट्स। तो मैंने नल बेचना शुरू किया, हैंड शावर बेचना शुरू किया, टब बेचना शुरू किया। बट शत्ताफ वॉज लाइक, वो कहते हैं ना कि वो मेरा हीरो प्रोडक्ट है, और आज भी हीरो प्रोडक्ट है। तो मैं अपने आप को बड़े गर्व से शत्ताफ मैन कहता हूँ। मिस्टर क्रिकेट अपने जगह पे, लेकिन जो धंधा मुझे, जो मैंने माल बनाया है, आई वुड से, या नाम बनाया है, वो शत्ताफ के थ्रू बनाया है। डेफिनेटली। एंड मिलानो आपकी बहुत बड़ा ब्रांड है मिलानो आपका। तो टेल अस मोर अबाउट मिलानो एंड अदर बिजनेसेस विच यू ओन। वेल जब धंधा शुरू किया, माल तो बेच रहे थे, वो सब ठीक था, बट एक ब्रांड बनाना ज़रूरी था। तो ये ब्रांड भी मुझे बम्बई से मिला। आप पूछोगे बम्बई मिलानो कैसे, और मिलानो का क्या लेना देना? वहाँ पे एक कंपनी बेचती थी मिलानो, बट उनका फोकस उस पर नहीं था, फोकस नहीं था फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो मैंने बोला चलो ये ब्रांड हम लेके आते हैं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट इटली से आ रहा था। तो मैंने उसको नाम मिलानो दे दिया, एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री एज दे से। एक ब्रांड जब उसको आप सही तरह से मार्केट करो तो बहुत पॉपुलर हो जाता है। अब प्रोडक्ट तो सब लाते हैं, लेकिन अगर तुम मार्केट को करोगे प्रोडक्ट को, वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट्स तो अच्छे आने लगे, और ब्रांड मिलानो फैलता गया। फिर सैनिटरी से हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, टाइल्स, और अभी बहुत सारे हमारे चीज़ें मिलानो में आते हैं। तो वो बिल्डिंग मटेरियल हमारा जो बिजनेस था।
बिल्कुल सही है। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है आपका दुबई में। कभी भी कुछ सामान मुझे चाहिए होता है तो मैं सीधा मिलानो जाती हूँ। वेल बहुत बहुत शुक्रिया, आप मिलानो जाती है, और मैं उम्मीद करूंगा जो भी ये पॉडकास्ट देखते हैं वो सारे मिलानो भी जाए, और मिलानो के साथ कासा मिलानो भी जाए। हाँ। तो आप पूछोगे कासा मिलानो क्यों? मिलानो मेरा और मेरे छोटे बेटे का बेबी है, और बड़े बेटे ने कासा मिलानो शुरू किया जो लग्जरी है। मिलानो इज़ फॉर द मासेस एंड कासा मिलानो इज़ फॉर द क्लासेस, रिच पीपल, आई वुड से नीश पीपल, आपकी तरह। मेरी तरह बिलियनियर्स। बिल्डिंग मटेरियल का तो बिजनेस था ही। जी। उसके बाद हमने वो रिटेल मार्केट शुरू किया। थोड़ा मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज ये ज़रूरी है, क्योंकि जी, जी, लोगों जी। को सबको यही लगता है कि डैन्यूब इज़ ओनली अबाउट रियल एस्टेट, बट डैन्यूब की जो शुरुआत रिजवान भाई हमने की थी वो बिल्डिंग मटेरियल से की थी। फिर हमने शुरू किया रिटेल, जिसको हमने पहले नाम दिया था बिल्ड मार्ट, जो रासल खेमा में पहला शोरूम था, जहाँ पे आपको सारे सामान मिल जाते थे, इलेक्ट्रिक का या टाइल्स का या शावर का। अब घर बनाना कितना आसान, ये हमने तब शुरू किया था जब दुबई में वो रिसेशन आया था 2008 में। आपको पता है जो बबल बर्स्ट हुआ था, जो लोग कहते थे रिसेशन आया था, बट तब हमने उसको रिसेशन को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया। वो कहते हैं ना कि एवरी चैलेंजेस थ्रोज एन अपॉर्चुनिटी। तो हमने तो रिटेल शुरुआत की। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि क्या हो गया रिजवान और अनीस को, यहाँ पे लोग धंधा कम कर रहे हैं, तुम ये शुरुआत कर रहे हो। बट गेट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी, लोग क्योंकि घर बनाना शुरू कर रहे थे। आई थिंक रिजवान सर इज रिस्क टेकर। वो ऐसी जगह हाथ डालते जहाँ पे कोई हाथ नहीं डालता। वो ऐसी चीज़ करते हैं जो दुनिया में कोई और नहीं कर रहा होता है। इवन के पेमेंट प्लान, जो 1% पेमेंट प्लान है, दुबई में कोई नहीं करता था, आजकल करना शुरू कर दिया रिजवान सर को देख के। बट nobody thought about this payment plan, and अभी तक लोग शॉक्ड है कि कैसे सर्वाइव कर रही हो 1% पेमेंट प्लान दे के, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपर्स तो सारा पैसा पहले ही खींच लेते हैं इन्वेस्टर से, मतलब 80-90% पहले 2-3 साल में ले लेते हैं। और रिजवान सर दे रही है, डैन्यूब प्रॉपर्टीज़ दे रही है 6-7 साल का पेमेंट प्लान। एंड आई थिंक वही रिजवान सर आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, रिस्क लेते हैं। एंड लोग बोलते हैं कि हाँ कैसे कर रही है, क्वेश्चन मार्क करते हैं, हंसते हैं, बट इवेंचुअली जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर सारे उन्हीं के फुट स्टेप्स पे चलते हैं। तो ये जो आपने 1% का कहा, इसके बारे में मैं लोगों को बताना चाहूँगा ये 1% क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टूडियो फ्लैट 5 लाख दिरहम में डैन्यूब से लिया। मैं तब, आज 5 लाख में नहीं है क्योंकि आज प्रॉपर्टी हाई पे है, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 5 लाख का आपने स्टूडियो फ्लैट लिया, तो आपको पहले देना है 10%। 10% आपका कितना हुआ? 50,000। सही है जी। फिर आपको 2 महीने के बाद 50,000 और देने हैं। तो टोटल आपने दिए 5 लाख में से कितना? 1 लाख रुपए, 100,000। तो बाकी जो आप 1% है वो महीने महीने देते हो, तो विदाउट इंटरेस्ट। विदाउट इंटरेस्ट। तो वो कितने हो गए? 5,000। बट यू आर गेटिंग योर प्रॉपर्टी, आपके हाथ में हम प्रॉपर्टी 4 साल के अंदर दे देते हैं। ऐसे तो हम उसके पहले देते, बट टू बी ऑन द सेफर साइड एंड आई वांट टू बी वेरी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, कि हम आपको आपके प्रॉपर्टी आपको 4 साल के अंदर दे देते हैं। तो आपने दिया है कुछ 52% पैसा, पहले 10 और 10 फिर एक एक करके, बट आपके जो बाकी 48% है, या तो आप घर में रह के आपका जो रेंट दे रहे हो वो बचा सकते हो, या उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो। और आज ही रिजवान भाई ने एक वीडियो डाला है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डैन्यूब प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज बेटर। जो ROI आपको मिलता है वो कितना मिलता है, आप रील देखिएगा। सब कुछ मैं अगर पॉडकास्ट में बता दूंगा तो बचेगा कुछ नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट द पेमेंट प्लान, ये पेमेंट प्लान इज वन ऑफ द बिगेस्ट USP ऑफ डैन्यूब। मैंने रिजवान सर को भी ये चीज़ बताई थी कि मेरे काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि उनका दुबई में घर होगा। उन्होंने खुद मुझे बोला है, एंड बिकॉज ऑफ डैन्यूब प्रॉपर्टीज़ दे बॉट अ हाउस इन दुबई। उनकी वही 15,000 20,000 सैलरी, 20,000 सैलरी दुबई में ज़्यादा नहीं होती टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सपेंसिव है। बट पेमेंट प्लान इज कस्टमाइज्ड इन सच अ वे कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। स्टूडियो 1 बेडरूम इज़ वेरी अफोर्डेबल। 5-10 हज़ार दिरहम महीने के निकालने कोई ज़्यादा नहीं होते जब बंदा कोई दुबई में काम करता है। सो डैन्यूब ब्लेस्ड लॉट ऑफ पीपल व्हेन इट कम्स टू हाई। तो वो हमारा टैगलाइन था रिटेल में, अब घर बनाना कितना आसान, और प्रॉपर्टी में हमारा टैगलाइन रिजवान भाई ने जो 1% के साथ था, अब अपना घर ले लो, रेंट देना बंद करो और अपना खुद का घर बना लो। राइट। आपके दोनों बेटे आपके दोस्त लगते हैं, आपके बेटे नहीं लगते। तो ये एज डिफरेंस का क्या स्कैम है यहाँ पे? मतलब आप
ऑलमोस्ट सेम एज के लगते हो. व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर फिटनेस? मैं यही कहूँगा कि योगा करता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है. कोई जिम पे जाता है, कोई रनिंग के लिए जाता है, कोई साइकिलिंग के जाता है, कोई वॉक के लिए जाता है. मेरे लिए योगा सूट हुआ है. और मैं आपके स्टूडियो पे आने के पहले भी 1-1.5 घंटा योग करके आया और मेरे लिए एक रूटीन बन गया है. तो इट हैज़ हेल्प मी. जैसे मैंने बताया कि जिम भी अच्छा है, किसी को मसल बनाना है. फॉर मी आई हैव ऑलवेज बिलीव टू स्टे इन शेप. और ये योगा ने मुझे बहुत मदद किया है और बहुत सारी चीज़ें मेरी ठीक की है. जैसे मुझे हेडेक था, माइग्रेन, वो उसको ठीक किया है. एंड शेप में जब आदमी रहता है तो यू वांट टू लुक गुड. और वो कहावत है ना कि इफ़ यू लुक गुड यू फील गुड. You feel and you can do confident. much better in life. Exactly. मैंने जो देखा है कि अगर if you look fit, लोग भी आपकी तरफ attract होते हैं. They want to talk to you. They want to be with you. If you're fit and you feel happy inside. और मुझे अच्छा लगता है जब मेरे जैसे आप जैसे लोग या मेरे कोई फ्रेंड्स कहते हैं यार तुम्हारे बेटे नहीं लगते, तुम्हारे दोस्त लगते. तो मैं मेरे बेटों के दोस्त ही हूँ, डैडी बाद में हूँ. अच्छा, आपका है वो कंफर्ट लेवल दोनों के साथ? बहुत ज़्यादा. आई एम अ स्ट्रिक्ट फादर. व्हेन आई से स्ट्रिक्ट का मतलब आई एम अ प्रोटेक्टिव फादर. बट आई हैव रियलाइज विद टाइम कि तुम आजकल की जनरेशन के साथ अगर तुम एक खड़ूस बाप की तरह रहोगे या गुस्से वाले बाप की तरह रहोगे तो वो नहीं चलेगा. टुडेज चिल्ड्रन आर टेक्नोलॉजी के साथ सैवी है, और उनको तुम डंडा मार के ठीक नहीं कर सकते, दोस्त बन के ठीक कर True, सकते हैं. I agree with you. Perfect. Thank you so much. So many tips in 1 hour. Thank you so much, Sir ji. And I'm looking forward to meet you again. जब मैं डेवलपर बन जाऊंगी तो फिर आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल का सामान सारा आप ही से लेना है मैंने. मनप्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया. आपका शो अच्छा जा रहा है. मैंने आपका शो रिजवान भाई का देखा, पॉडकास्ट, और 2-3 और सेलिब्रिटीज़ का देखा. और मुझे खुशी है कि मैं आपके शो पे आया. और उम्मीद करता हूँ, जैसे मैंने बताया, कि अगर एक बंदे को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए तो मुझे ही फ़ायदा हो रहा है. पहली बात तो मैं पंप हो गई हूँ पूरा भी. और अब डेवलपर आपने एक वो मैनिफेस्ट किया है. हु नोज नेक्स्ट टाइम मैं आपसे कहूँगा कि मेम साहब मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, घर दे दो, उसमें पेंट हाउस दूंगी सर आपको. थैंक यू, बड़ा मजा आया. Thank you जी. Thank you so much सत for श्री अकाल. coming. Thank you everyone for watching this podcast and see you till next time. Bye bye.